Dear student of class 7th, I am continuing my lecture on your chapter number 13, motion and time. In the last lecture, I explained you about that how the time is measured, how can you define time, and our ancestor measured the time in a different way. And this I explain you one by one by using the instrument they had used. Like sundial. पहले के जो एंसेस्टर्स थे हमारे वो सन डायल का इस्तेमाल करके टाइम को मेज़र करते थे. अब सन डायल क्या होता है, कैसे काम करता है? सन डायल इज़ अ क्लॉक दैट यूजेस द पोजीशन ऑफ द सन टू इंडिकेट द टाइम. द सरफेस ऑफ द सन डायल हैज़ मार्किंग फॉर ईच आवर ऑफ अ डे लाइट. As the sun moves across the sky, another part of the sundial casts a shadow on these markings. The position of the shadow shows the time at that place. देखो सबसे पहले फोटो में देखो कि सनडायल कैसे बना हुआ है. सनडायल बिल्कुल एक क्लॉक की तरह है, जैसे आज हम यूज़ करते हैं, ठीक है, वॉल क्लॉक. इसी तरह से हमारा सनडायल हुआ करता था. बस उसमें किस तरह से था कि जो सन की पोजीशन है, ठीक है, अंडर सन उसे रखा जाता था ओपन में, ठीक है, और सन की जो पोजीशन है उस हिसाब से टाइम इंडिकेट होता था. इसके ऊपर सन डायल के ऊपर कुछ मार्किंग्स दिख रही होंगी आप लोगों को, ठीक है, फॉर ईच आवर ऑफ अ डे लाइट, जो एक घंटे को रिप्रेजेंट कर रही हैं, हर एक घंटे को, जैसे हमारी क्लॉक पे होती है ना, ठीक है. मार्किंग्स हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है. इसी तरह से इसके ऊपर भी मार्किंग्स है. अब जैसे जैसे सन मूव करता था, ठीक है, ऑटोमेटिकली पहले जो है वो हमारी इंक्रीज होती है सन रेस नून टाइम तक, ठीक है, और 12 o'clock पे जिसे हम नून कंसीडर करते हैं, हम ये लेके चलते हैं कि सन ओवरहेड है हमारा, आज भी हम यही लेके चलते हैं. उसके बाद सन रेस धीरे धीरे डिक्रीज करती चली जाती हैं, है ना, मतलब उनकी जो इफेक्ट है वो डिक्रीज होता जाता है, वो स्लांटिंग होती जाती है. तो इस तरह से जैसे जैसे सन मूव करता था अक्रॉस द स्काई, तो दूसरे पार्ट ऑफ द सन डायल में शेडो कास्ट होती थी इन मार्किंग्स की, ठीक है. तो इन मार्किंग की शेडो से ये पता लगाया जाता था कि व्हाट इज द टाइम एट दैट प्लेस एट दैट पोजीशन, ठीक है. इस पोजीशन में, शेडो की इस पोजीशन में उस जगह का समय क्या है, टाइम क्या है, वो रिप्रेजेंट होता था. उसके बाद है सैंड क्लॉक. आज भी एज ए डेकोरेटिव आइटम कई घरों में आपको मिल जाएगा सैंड क्लॉक. द सैंड क्लॉक और द आवर ग्लास इज यूज टू मेजर द टाइम. इट कंप्राइजेज 2 glass bulbs connected by a narrow neck that allows a measured amount of sand to flow from upper bulb to the lower one. अब ये सैंड क्लॉक है जो एक घंटे को रिप्रेजेंट कर रही है हमारे, किस तरह से कि ऊपर वाले में सैंड भरी हुई है, वो नीचे गिरना शुरू करती है थ्रू द नैरो नेक. दिख रहा है ना बीच में नेक टाइप, गर्दन टाइप, ऊपर नीचे 2 ग्लास हैं, ठीक है, ग्लास बल्ब है और बीच में नेक टाइप बना हुआ है. तो ऊपर की सैंड नीचे आ जाएगी सारी की सारी, फिर आप उसको उल्टा कर देते हो, फिर ऊपर की सैंड फिर नीचे आएगी, फिर आप उसको उल्टा कर दोगे. तो इस तरह से दैट कैन मेजर योर टाइम इन आवर्स. वाटर क्लॉक. A water clock is used a flow of water to measure the time. These were stone vessels with sloping sides that allowed water to drip at a constant rate from a small hole near the bottom. Marking on the side of the surfaces measured the passage of the time as the water level reached them. देखो इसमें किस तरह से है, एक वाटर क्लॉक बनी हुई है. इट इज़ यूज्ड ए फ्लो ऑफ वाटर टू मेज़र द टाइम. पानी के फ्लो से हम टाइम को मेज़र करते थे, मतलब हमारे एंसेस्टर्स. दीज वर स्टोन वेसल्स. स्टोन की बनी हुई वेसल्स हैं विद स्लोपिंग साइड्स, ठीक है. स्लोपिंग साइड्स दिख रही होंगी आपको, बीच की वेसल में स्लोपिंग साइड्स दिख रही हैं, ठीक है. तो ये वाटर को ड्रिप करने देता है. allowed water to drip at a constant rate from a small hole near the bottom. बॉटम पे एक होल है जिसमें से पानी बूंद बूंद गिर के गिरता है, ठीक है. ड्रिपिंग ऑफ वाटर एट ए कॉन्स्टेंट रेट.
मतलब एक बूंद पानी, फिर दूसरा बूंद पानी, फिर तीसरा बूंद, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही वो ड्रिप करता है, ठीक है, इस छोटे से होल से। तो ये जो मार्किंग्स है इसके ऊपर ऑन द साइड्स, ठीक है, 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है। दीज मार्किंग इनसाइड सरफेसेस मेजर्ड द पैसेज ऑफ वॉट टाइम एज द वाटर लेवल रीच देम। अब जैसे जैसे पानी नीचे जाता जाएगा, ठीक है, वैसे वैसे टाइम जो होगा उसी के अकॉर्डिंग मेजर हो जाएगा कि 1 से 2 पे आ गई मार्किंग, 2 से 3 पे आ गई, 3 से 4 पे आ गई। तो दीज मार्किंग शो द मेजरमेंट ऑफ टाइम। Clocks or watches are perhaps the most common time measuring devices. Have you ever wondered how clocks and watches measure time? The working of clocks is rather complex, but all of them make use some periodic motion. One of the most well-known periodic motion is that of a simple pendulum. देखो, क्लॉक और वॉचेस जो हैं वो आपके टाइम मेज़र करने के काम आते हैं और डेली हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसकी मैकेनिज़्म को समझना तो इतना आसान नहीं है, लेकिन ये कोई ना कोई ऐसा पेरियोडिक मोशन है जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद ही वो मूव करती है ना। उसकी जो इसके अंदर जो लगी हुई हैं सुइयाँ वगैरह, ठीक है, जिन्हें हम हैंड्स ऑफ द क्लॉक बोलते हैं, ये मूव करती हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पेरियोडिक मोशन इज़ दैट ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। तो पहले जो क्लॉक्स आया करती थी उसमें पेंडुलम क्लॉक्स भी बहुत कॉमन थी, ठीक है। तो पेंडुलम जो है वो हमारा पेरियोडिक मोशन को शो करता है। पेरियोडिक मोशन क्या होता है? अ मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज पेरियोडिक मोशन। कोई भी मोशन जो एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद खुद को रिपीट करता है, दैट इज नोन अ पेरियोडिक मोशन। और इन सिंपल पेंडुलम को यूज़ करके, ठीक है, क्लॉक बनाई जाती थी, ठीक है। आजकल भी दिख जाएगी आप लोगों को घरों में, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो उसमें पेंडुलम लगा होता था, तो उससे जो है वो क्लॉक जो है वो उस हिसाब से जो है वो घंटा भी बजाती थी, आवाज़ आती है, ठीक है, वो बजता है घंटा जब भी 1 आवर कंप्लीट हो जाता है हमारा। अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल मेटेलिक बॉल और ए पीस ऑफ स्टोन suspended from a rigid stand by a thread. The metallic ball is called the bob of the pendulum. Bob shows the pendulum at rest in its mean position. देखो, आप स्लाइड के अंदर फोटो में देखो, फोटो में आपको क्लियर दिखाया हुआ है कि एक सिंपल पेंडुलम क्या होता है। इसमें एक मेटेलिक बॉल होती है जो हैंग्ड है, पीस ऑफ स्टोन, और एक पीस ऑफ स्टोन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेटेलिक स्टोन बेटर आपको समझ आएगा। मेटेलिक बॉल है, ठीक है, जो कि एक रिजिड स्टैंड से थ्रेड की हेल्प से लटकी हुई है। इस मेटेलिक बॉल को पेंडुलम में बोलते हैं बॉब ऑफ द पेंडुलम, ठीक है। और ये जिस पोजीशन पे, सेंटर पोजीशन पे, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन ऑफ द बॉब इन द पेंडुलम, ठीक है, ये मीन पोजीशन ऑफ द बॉब है। व्हेन द बॉब ऑफ द पेंडुलम इज रिलीज्ड आफ्टर टेकिंग इट स्लाइटली टू वन साइड, it begins to move to and fro. The to and fro motion of a simple pendulum is an example of periodic or an oscillatory motion. अब इस बॉब को रिलीज करो, ठीक है। जब आप बॉब को रिलीज करोगे तो जैसे ये ओ इसकी मीन पोजीशन है, ठीक है। अब ये पहले ए पे गया, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। ए से वापस ओ पे आएगा, मीन पे आएगा। ओ से फिर बी पे जाएगा, बी इसकी एक्सट्रीम है। बी से वापस ओ पे आएगा, ये 1 ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया इसका। अगेन बता रही हूँ, इफ़ यू रिलीज द बॉब ऑफ द पेंडुलम, ठीक है, एज ओ इज द मीन पोजीशन, सेंटर पोजीशन वेयर द बॉब इज कंसिडर्ड टू बी एट रेस्ट, ठीक है। ओ से ए पे जाएगा, ए इज द एक्सट्रीम पोजीशन। ए से वापस ओ पे आएगा, ओ से बी पे जाएगा, बी इज ऑल्सो एन एक्सट्रीम पोजीशन। बी से वापस ओ पे आया, तो दिस इज 1 ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम। ओ टू ए टू ओ टू बी, बी टू ओ, 1 ऑसिलेशन इज कंप्लीटेड। और एक ऑसिलेशन को पूरा करने में हमारा जो पेंडुलम है वो एक पर्टिकुलर टाइम ही कंज्यूम करता है, यानी कभी कुछ कभी कुछ, इट इज ऑलवेज सेम। दैट्स वाई द मोशन ऑफ द पेंडुलम इज कंसिडर्ड टू बी पेरियोडिक, इसीलिए इसको पेरियोडिक मोशन बोलते हैं। और इसीलिए इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? क्लॉक्स वगैरह में भी किया जाता है था।
आजकल भी मे बी कहीं कहीं यूज़ होता है, ठीक है। तो क्लॉक्स वगैरह में इसका इस्तेमाल इसीलिए होता है बिकॉज इट इज़ ए पेरियोडिक मोशन, ठीक। तो ए एंड बी आर एक्सट्रीम पोजिशन वाइल ओ इज़ द मीन पोजिशन, और दिस मोशन इज ऑल्सो नोन एज टू एंड फ्रो। बॉडी टू एंड फ्रो मूव करेगी ना, तो टू एंड फ्रो मोशन है। एंड ऑल्सो इट इज़ कंसिडर टू बी ऑसिलेटरी मोशन, क्योंकि बॉडी ऑसिलेट कर रही है, आपको पता ही है, ठीक है ना। और क्योंकि ये एवरी फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद खुद को रिपीट करता है, सो इट इज़ पेरियोडिक वन। द पेंडुलम इज सेड टू हैव completed one oscillation when its bob oscillate starting from its mean position O moves to A, to B and back to O. The pendulum also completes the one oscillation when its bob moves from one extreme position A to other extreme position B and comes back to A. The time taken by the pendulum to complete one oscillation is called the time period of the pendulum. तो टाइम पीरियड को कैसे डिफाइन करते हैं हम, वन ऑसिलेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे अभी बताया था O to A, देन इट गोज A to O, O to B, देन B to O। तो ये आपका वन ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। या जैसे आपके इसमें लिखा हुआ है स्लाइड में, वो भी ओके है, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम O से स्टार्ट किया, A पे गया, A से B पे गया, B से वापस O पे आया। तो भाई O से A पे गया, A से B पे गया, A से B पे जाने के लिए बीच में O पे तो आएगा ही आएगा ना, ठीक है। तो हम पर्टिकुलरली ऐसे यूज़ करते हैं O to A, देन A to O, देन O to B, देन B to O। या फिर जैसे कि इसमें लिखा हुआ है O to A, देन A to B, देन B to O, देन वन ऑसिलेशन इज कंप्लीटेड। ओके, दिस इज नोन एज वन ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम and also known as time period of the pendulum because the pendulum take a particular time to complete one oscillation. That's why it is also said to be periodic one. The distance between O to A or distance between O to B means the maximum distance covered by the bow from rest position to the extreme position on either side is known as amplitude of the pendulum. पेंडुलम जो है वो रेस्ट पोजीशन से एक इस साइड भी एक साइड भी जा सकता है, दूसरी साइड भी जा सकता है। तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करता है पेंडुलम मीन पोजीशन से ऑन ईदर साइड, उसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ द पेंडुलम, ठीक है। तो टाइम पीरियड क्या बताया था, टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज नोन एज टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, एंड डिस्टेंस मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोब फ्रॉम रेस्ट पोजिशन टू द एक्सट्रीम पोजिशन ऑन ईदर साइड is known as the amplitude of the pendulum. Now your lecture is over and you have to prepare it well. If any problem occur, you may write on WhatsApp. Okay, thank you.